लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश की सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए हर संभव प्रयास करती दिख रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। कांग्रेस नेताओं ने तब दावा किया था कि प्रधानमंत्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब इन सब आरोपों का जवाब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एनआईए को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस पर राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में गया तो वहाँ न संघ था और न ही बीजेपी। राम मंदिर की राजनीति किसने की? मामला तो अदालत में शुरू था। वहाँ निर्णय लेने से रोकने के लिए बाधाएं पैदा की गई। उनके लिए यह राजनीति का एक उपकरण था। अब राम मंदिर बन चुका है और मामला उनके हाथों से चला गया है। मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं बल्कि हमारे आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के बाद से ही हमारे यहाँ निमंत्रण देने की परंपरा है। उस वक्त नेहरू ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। राम मंदिर के लोकार्पण समारोह का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस की वोट बैंक की मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मुझे राम मंदिर का निमंत्रण मिला तब मैंने वह कार्यक्रम एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक राम भक्त के तौर पर किया था। एक राम भक्त के रूप में मैंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान किया। मैं 11 दिनों तक जमीन पर सोया, नारियल पानी पीता रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर था कि राम मंदिर बनने के बाद देश में क्या होगा। मोदी ने कहा कि देखो कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के हाथों से अब निकल गया है। तो देखा अपने चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा अब फिर गर्मा गया है। ऐसे में कांग्रेस के हाथों से सत्ता की चाबी भी निकलती जा रही है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है, तो वही कांग्रेस नेता भी अब चर्चा के केंद्र में आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया में इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी कब करेंगे। हालांकि राहुल गांधी भी इस पर सीधे तौर पर टिप्पणी से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसी अफवाहें थी कि रायबरेली की विधायक अदिति सिंह की शादी राहुल गांधी से हो सकती है, तो अब खुद अदिति सिंह ने ही इसका सीधा जवाब दिया है। आपको बता दें कि अदिति सिंह की राहुल गांधी से मुलाकात 2017 में हुई थी, जब वह कांग्रेस की विधायक बनी थी। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी और उनकी शादी को लेकर बातें शुरू हो गई। अदिति 2021 में बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले भी कई बार अदिति साफ कर चुकी है कि वह राहुल गांधी से शादी नहीं करेंगी। उन्होंने अपने अक्सर राहुल गांधी से शादी की बात को खारिज कर दिया था, लेकिन इसकी चर्चा बार बार हो रही है। अदिति सिंह ने कहा कि आखिरकार मैंने राजनीति छोड़ने के बारे में भी सोच लिया था। मेरे बार बार कहने के बावजूद मीडिया राहुल गांधी से मेरी शादी तय कर रहा है, इसलिए मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला भी किया था। उन्होंने कहा कि इस बात का अफसोस हो रहा है कि मुझे एक महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि अभी वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि वह शादी कब करेंगे। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी लड़की मिलेगी तो वह तुरंत शादी कर लेंगे। लड़की सुंदर और प्यारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मेरे माता पिता की शादी बहुत खूबसूरत रही थी। तो देखा अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी विधायक अदिति सिंह के शादी वाले चर्चा पर अब खुद अदिति सिंह ने ही पूर्ण विराम लगा दिया है। मोदी की गारंटी या शरद पवार की राजनीतिक चाल, देवेंद्र फडणवीस की शिष्टाई या उद्धव ठाकरे के प्रति करुणा, आखिर लोग एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव का नतीजा महाराष्ट्र में इसी पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि राज्य में इतने सियासी उलटफेर के बाद यह देखना अहम है कि मतदाता वोट किसे देंगे। इसी तरह एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक राज्य में अप्रत्याशित नतीजा आने की संभावना है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद राज्य में कई राजनीतिक उथल पुथल हुई है। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद एनसीपी भी 2 गुटों में बंट गई और राज्य में महायुति बन गई। तो वही महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना ठाकरे गुट, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अस्तित्व में आई। फिलहाल यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में महायुति को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक महायुति को झटका लगने की संभावना है और सर्वे के नतीजे से पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी को अच्छी सीटें मिलेगी। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक कुल 48 लोकसभा सीटों में से महायुति के उम्मीदवार 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो वही ओपिनियन पोल का अनुमान है कि महाविकास आघाड़ी के 18 उम्मीदवार जीत सकते हैं। बारामती, माढ़ा, नांदेड़ और परभनी लोकसभा सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। आपको बता दें कि महायुति में बीजेपी के पास 21 से 22 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 9 से 10 सीटें, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट के पास एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें, एनसीपी
एनसीपी शरद पवार गुट को 5 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना है। तो वही एक और बारामती लोकसभा चुनाव को राज्य में प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर सुप्रिया सुले आगे चल रही है, तो वही उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे है। बारामती लोकसभा के लिए शरद पवार गुट और अजित पवार गुट ने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी है। इसके अलावा भले ही अज्ञात नहीं है कि पवार बनाम पवार की लड़ाई में कौन जीतेगा, परंतु फिलहाल जनमत सर्वेक्षण की भविष्यवाणियां अजित दादा के लिए अनुकूल नहीं है। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति को 30 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान है कि बीजेपी को 21 से 22 सीटें, शिंदे गुट को 9 से 10 सीटें मिलेगी, तो अजित पवार गुट को एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। तो वही लोकसभा चुनाव में महायुति में शरद पवार गुट 5 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और ठाकरे गुट 9 सीटें जीत सकता है। गढ़चिरौली, चिमूर, नंदुरबार और नांदेड़ में कांग्रेस जीत सकती है, तो वही बारामती, सातारा और शिरूर सीटों पर शरद पवार गुट को जीत मिल सकती है। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। ऐसे में ओपिनियन पोल के बाद दोनों गुटों में आने वाले चुनाव को लेकर और भी राजनीति गर्मा सकती है। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को कहा है कि यह जेल से लोगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान 2010 में शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान से लिया गया है, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि माय नेम इज खान और मैं आतंकवादी नहीं हूं। आपको बता दें कि दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक अब बढ़ा दी है और अब एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आप नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री केजरीवाल के साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आपके अंदर इतना द्वेष और नफरत है कि आप उन्हें अपने परिवार, अपनी पत्नी से कांच की दीवार के माध्यम से बात करने के लिए कहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जिनके पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, उनको 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से एक धुंधली कांच की दीवार के माध्यम से मिलने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा संजय सिंह ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के साथ बड़े आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें कांच की दीवार के माध्यम से फोन पर बात करने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री पर केजरीवाल को जेल में परेशान करने और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा, उन्हें 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखकर मोदी जी आपका दिमाग 24 घंटे काम कर रहा है कि कैसे केजरीवाल का मनोबल गिराया जाए, कैसे उन्हें और उनके साथियों को अपमानित किया जाए, उनके परिवार, उनकी पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल कठोर चीजों से बने हैं, जिन्होंने देश की सेवा करने का संकल्प लिया है। यदि आप उन्हें तोड़ने का कोई प्रयास करेंगे तो केजरीवाल जी मजबूत हो जाएंगे और आपके खिलाफ लड़ेंगे। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता दिल्ली वासियों को मूर्ख बना रहे हैं और मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की यातना का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोगों ने सीएम केजरीवाल के प्रति सहानुभूति खो दी है, चाहे वह कितना भी दिखावा करने की कोशिश करे। लोग अब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल उनकी सरकार के अधीन है और उन्हें न तो किसी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और न ही किसी यातना का सामना करना पड़ रहा है। जेल अधिकारी दिल्ली के जेल मैनुअल और संबंधित अदालत के निर्देश से बंधे हुए हैं। जेल में बंद सीएम को सभी सुविधाएं दे रहे हैं। तो वही जेल से सीएम के नवीनतम संदेश का जिक्र करते हुए दिल्ली आप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हाँ, वह आतंकवादी नहीं है, लेकिन उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं शराब घोटाले में शामिल अरविंद केजरीवाल हूँ। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए खूब वादे कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और मतदाताओं से कई वादे किए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। खास बात यह है कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने बीजेपी द्वारा लागू किए गए CAA और NRC कानूनों के खिलाफ रुख अपनाया है। आपको बता दें कि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में NRC और UCC को देश भर में लागू होने से रोकने का वादा किया है। ऐसा देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस घोषणाओं के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। आम वोटरों को आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्र में कुछ और बड़े ऐलान भी किए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र बुधवार को जारी हो गया। टीएमसी ने घोषणा पत्र में 10 बड़े ऐलान किए हैं। इसमें वादे किए गए हैं कि अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो हर घर पर 5
किलो राशन पहुंचाया जाएगा और बीपीएल परिवारों को एक साल में 10 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि अगर टीएमसी केंद्र की सत्ता में आई तो मनरेगा के लिए प्रतिदिन 400 रुपए दिए जाएंगे। सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें स्थिर की जाएंगी। साथ ही 25 वर्ष तक के सभी छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख तक का छात्र क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को बंगाल में लक्ष्मी भंडार की तर्ज पर मासिक पैसा मिलेगा। इसके साथ ही टीएमसी के मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया है कि सभी को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो देखा अपने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हर विपक्षी दल अपने घोषणा पत्र में नए वादे करते जा रहे हैं। हालांकि देश का मतदाता जानता है कि वोट किसे करना है और देश किसकी हाथों में सुरक्षित है, देश की प्रगति किसके हाथों से हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी क्या अपने घोषणा पत्र के वादों के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर बीजेपी कुछ बड़ा खेल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।